तो हमने बच्चे डीएनए का डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लिया। अब डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। उन क्वेश्चन को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए एक चारगाफ रूल के बारे में। चारगाफ रूल क्या कहता है? तो चारगाफ का जो इक्विवेलेंस रूल है ये हमें डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमने देखा है उसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। वहाँ पर आपने क्या देखा, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में देखा आपने कि जो एक स्ट्रैंड थी डीएनए की, अगर एक स्ट्रैंड पर आप एडेनिन लाते थे तो दूसरी स्ट्रैंड पर आप थाइमिन लाते थे, एक स्ट्रैंड पर आप साइटोसिन लाते थे तो दूसरी स्ट्रैंड पर ग्वानिन लाते थे, और एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इस तरह से आप पेयरिंग करते हुए, बेस पेयरिंग करते हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए चले गए। यानी एक स्ट्रैंड पर अगर देख रहे हो आप कहीं ना कहीं अगर प्यूरिन आ रहा है, एक स्ट्रैंड पे अगर प्यूरिन आ रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पर पायरिमिडीन आ रहा है। वेरी गुड। एक स्ट्रैंड पे अगर प्यूरिन आ रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पे हमें पायरिमिडीन दिख रहा है। और इसी तरीके से पूरे ओवरऑल पूरे लेंथ में आपको देखने को मिलेगा। यानी हमें समझ में आ गया कि एक डीएनए की कंप्लीट, अगर हम पूरा कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो जितना प्यूरिन होना चाहिए उतना ही पायरिमिडीन होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्यूरिन आता है तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन आता है। और यही देखने को मिलता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो जितने आपके प्यूरिन वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही पायरिमिडीन बेस पेयर वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे आपके। इधर देखिए तो क्या देखा हमने, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, ठीक है। और इसीलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि A प्लस जी यही आपके टोटल प्यूरिन होते हैं, एडेनिन ग्वानिन यही दो नाइट्रोजन बेसेस हैं, यही दो आपके प्यूरिन वाले नाइट्रोजन बेसेस हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और इज इक्वल टू T प्लस C मतलब पायरिमिडीन, थाइमिन और साइटोसिन के इक्वल होगा। और जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा बताइए, प्यूरिन बाई पायरिमिडीन, जब प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन है तो प्यूरिन बाई पायरिमिडीन करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका रेशियो हमें 1 मिलेगा। और हमारे डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो हमारा प्यूरिन है वो हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, ऑलवेज विद पायरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, और पायरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ बाइंड करता है। देखते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपका प्यूरिन, देखिए प्यूरिन अगर पायरिमिडीन के साथ ना बॉन्ड करे तो क्या होगा, अगर ये प्यूरिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड कर जाए, पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड कर जाए तो क्या होगा, इससे दिक्कत क्या आएगी। तो हमें पता है बच्चे कहीं ना कहीं कि हमारा जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन आपका डबल बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है हमारा प्यूरिन, और पायरिमिडीन हमारे जो होते हैं ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड मतलब उनका स्ट्रक्चर बल्की होंगे, ज़्यादा बल्की होंगे। तो इधर देखिए एक तरफ आपका प्यूरिन आता है, दूसरी तरफ पायरिमिडीन आता है, एक तरफ प्यूरिन आएगा दूसरी तरफ पायरिमिडीन आएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रहती है, क्योंकि एक तरफ बल्की आएगा दूसरी तरफ छोटा ग्रुप आया, फिर एक तरफ बल्की ग्रुप आया दूसरी तरफ छोटा ग्रुप आया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कांस्टेंट लेंथ बनी रहती है, ठीक है। जो दोनों आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, इनके जो दोनों स्ट्रैंड है इनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहती है। वही अगर क्या हो, अगर दोनों तरफ क्या मिले आपको, दोनों तरफ देखो आपने क्या ला दिया यहाँ पर, दोनों तरफ प्यूरिन प्यूरिन ले आए आप, चाहे पायरिमिडीन पायरिमिडीन लाए, तो जहाँ पर प्यूरिन आएंगे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डायलेट कर जाएगा पोर्शन, और जहाँ आपके पायरिमिडीन आएंगे वहाँ पर फिर वो कॉन्स्टेंट कर जाएगा। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, हमारा जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा आपका चारगाफ इक्विवेलेंस रूल देखा, इस पे क्वेश्चन करते हैं जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। आपको क्या दे देगा, आपको दे दिया जाएगा कि अमाउंट ऑफ साइटोसिन, यही कर लेते हैं, देखिए आपसे दे दिया जाएगा कि साइटोसिन का अमाउंट जो है वो 20% है किसी डीएनए के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ उस डीएनए के अंदर एडेनिन कितना होगा, थाइमिन कितना होगा, ग्वानिन कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आ गई, ये जो आपने चारगाफ्स का इक्विवेलेंस रूल देखा इससे आपको समझ में आ गया कि हमारा इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ये साइटोसिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी अगर आप चाहते हो कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही बना रहे तो उस डीएनए के अंदर जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। के अंदर, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, ताकि वो इक्वल नंबर में आए, एक दूसरे के सामने आते रहे, बॉन्ड बनता चला जाए। तो अगर 20% साइटोसिन है तो ग्वानिन कितना होगा, वो भी 20% ही होगा। और अगर ये दोनों 20% हो गए तो टोटल कितना बचा, 60% बचा हमारे पास, जो रिमेनिंग हुआ वो 60% बचा। 40 तो यही हो गए, 40% तो इन्हीं ने कवर कर लिया, बचा कितना, अब 60% बचा टोटल। इस 60% में क्या होंगे, एडेनिन और थाइमिन आएंगे, और दोनों का नंबर भी क्या होगा, इक्वल होगा, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, क्योंकि हमारा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस 60% में क्या बोलेंगे, 60% में बोलेंगे कि हमारा 30% जो है वो एडेनिन होगा और 30% थाइमिन होगा। तो इस तरीके से अगर हमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता चल जाए,
उसके कंपोजिशन के बारे में पता चल जाए तो हम चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। और ये जो हमने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखा है डीएनए का, इससे कुछ और चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो हमारा एक डीएनए होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर जो आपका AT और GC का रेशियो होता है, देखो यहाँ पर AT GC रेशियो जो होता है, मतलब कितना उसके अंदर एडेनिन और थाइमिन वाले बेस पेयर हैं और कितने उसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन वाले बेस पेयर हैं, इसका रेशियो कांस्टेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो रेशियो लिखे हुए हैं, एक मैंने ई कोलाई के लिए लिखा हुआ है, इश्रीशिया कोलाई जो हमारी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर AT/GC का रेशियो 0.97 आता है, और वही ह्यूमंस के अंदर इसका जो रेशियो है AT/GC का, ये आपको 1.59 मिलेगा। तो ह्यूमन जो स्पेसीज है, हर एक होमो सैपियंस के अंदर आपको 1.59 ही दिखेगा, और ये जो आपके प्रोकैरियोट जो ई कोलाई है, इश्रीशिया कोलाई, इसके अंदर हर एक ई कोलाई के अंदर आपको 0.97 ही ये रेशियो देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या मतलब है, हम इससे क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमें क्या सिखाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है बच्चे कि जो GC है, ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वहीं जो आपका एडेनिन और थाइमिन होता है, इसके अंदर आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, तो कोई भी ऐसा डीएनए जिसके अंदर आपको GC वाले जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, अगर वो ज्यादा मिल रहे हैं, GC कंटेंट अगर ज्यादा है किसी का, GC कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा GC कंटेंट होगा उतना ही ये मतलब हुआ इसका कि वहां पर ट्रिपल बॉन्डेड वाले जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस पेयर है वो ज्यादा है, मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है मतलब कि ऐसा जो डीएनए होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसको अगर आप डीनेचुरेट करना चाहते हो, ऐसे डीएनए को अगर आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करना चाहते हो, उनके दोनों स्ट्रैंड को, जिसके अंदर GC कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड के। तो अगर ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या बताना चाह रहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर GC रेशियो, ये AT/GC का रेशियो है, अगर ये 0.97 आ रहा है ई कोलाई के अंदर, और वही ह्यूमंस के अंदर अगर ये AT/GC का रेशियो 1.59 आ रहा है, मतलब ये हुआ कि ई कोलाई के अंदर GC कंटेंट ज्यादा है, GC कंटेंट ज्यादा है, और ह्यूमन के अंदर AT कंटेंट ज्यादा है, एडेनिन थाइमिन वाले ज्यादा है। तो किसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए बॉन्ड को, ई कोलाई के अंदर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि GC कंटेंट ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा है। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि लोअर द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू जितनी कम आएगी, देख रहे हैं यहां पर 0.97, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सच डीएनए, उस डीएनए की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो डीएनए उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा क्यों है वो हमने देख लिया। और यहीं से ये जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड हैं इनको सेपरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट कब होंगे, जब इनके बीच में, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, जो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में बना है आपका। तो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको तोड़ना पड़ेगा अगर आप दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना चाहते हैं। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट अलग अलग हो जाएं, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएं डबल स्ट्रैंड से, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। उसको हम बोलते हैं कि ये मेल्टिंग टेम्परेचर है उस डीएनए का। ठीक है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, उस टेम्परेचर को आप बोलोगे मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, और इसको डिनोट किया जाएगा TM से। और हायर द GC कंटेंट, GC कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका TM की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। तो हमने मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए के बारे में बात किया। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर हमारे जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है बच्चे, ये दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको आप TM बोलते हैं। और ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ये लगभग 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये काम होता है ह्यूमन के अंदर। मतलब 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे डीएनए को, तो इसकी जो डबल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट कैसे हो जाएंगे, तो इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। और इसको आप बोल दोगे डीनेचुरेशन हो गया। क्या हो गया ये, इसको आप कहोगे कि जो डीएनए है वो डीनेचर हो गया, डीनेचुरेशन हो गया डीएनए का।
और जैसे ही हम कूलिंग कराते हैं, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे आप, कूलिंग कराते जैसे टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर कम करते ही तुरंत क्या होगा, फिर से ये जो हमारा डबल जो स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे, दोबारा से ये स्ट्रैंड जो हैं उनके अंदर दोबारा से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप, देख रहे हैं, इस तरह से दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन जाएगी और वो दोबारा से जो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उससे आपको एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, रीनेचुरेशन। क्या बोल देंगे इसको, हम बोलेंगे रीनेचुरेशन हो गया। तो डीएनए के अंदर किस चीज़ की एबिलिटी है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की एबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। और बाकी अगर कोई नॉर्मल अगर प्रोटीन है उसको अगर आप एक बार जब उसका डीनेचुरेशन हो जाता है बच्चे, तो परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाता है, दोबारा से वो रीनेचर नहीं होता है। ये डिफरेंस है हमारा डीएनए और नॉर्मल प्रोटीन में। तो हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। तो अगर हम देखें डीएनए के लेंथ को देखें अगर हम, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग लेंथ का डीएनए देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी के कुछ डाटा को उन्हें लिखा हुआ है। अगर हम बात करें 5174 जो वायरस है, इसके आप जब डीएनए को देखोगे तो कितने न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर, 5386 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। अगर बैक्टीरियोफेज लैम्डा के डीएनए को आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा बच्चे, 48,502 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई के डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, 4 × 6 × 10⁶ बेस पेयर हैं आपके। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग की जो एक सिंगल सेल है, एक सेल के अंदर जो 46 क्रोमोजोम है, उन 46 क्रोमोजोम में अगर हम देखें कितना डीएनए रखा हुआ है, तो 46 क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए है बच्चे, उसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे, तो उसके बेस पेयर का नंबर है यहाँ पर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है। और ये हैप्लॉइड सेट में देखोगे तो 3 × 3 10⁹ बेस पेयर। और हैप्लॉइड सेट को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ठीक, तो एक जीनोम में, जो ह्यूमन जीनोम में देखेंगे तो 3.3 10⁹ बेस पेयर मिलेंगे। और कंप्लीट देखेंगे टोटल जो आपका कितने बेस पेयर हैं एक सेल के अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस में, तो वह आपका 6.6 10⁹ बेस पेयर आपको डीएनए के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर इन बेस पेयर के नंबर के हिसाब से अगर आप डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करना चाहो तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो आपको पता है। ठीक, तो अगर हम बात करें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है 0.34 10⁻⁻⁹ पढ़ कर आए आप। और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो, कितने बेस पेयर है, तो दो बेस पेयर जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको पता चल गई, ये डिस्टेंस पता चल गई। और कितने टोटल बेस पेयर यहाँ पर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा डीएनए का, एक सेल के अंदर जो डीएनए रखा हुआ है। तो ये जो लेंथ आती है वो है 2.2 मीटर। यानी हमारा जो न्यूक्लियस है, एक सेल का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर है। और कहीं ना कहीं अगर हम न्यूक्लियस के डायमेंशन की बात करें तो न्यूक्लियस का डायमेंशन किस में आता है, नैनोमीटर माइक्रोमीटर में हम बात करते हैं। तो इस नैनोमीटर माइक्रोमीटर के जो डिबिया है इसमें हमने क्या किया हुआ है, मीटर इतना लंबा डीएनए रखा हुआ है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए आपने रखा हुआ है। तो यहाँ पर बात आती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए आपने कैसे रख लिया। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कैसे हम लोगों ने इसकी पैकिंग किया, उसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चे किस तरीके से हम लोगों ने अपने न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकेजिंग करके डीएनए को रखा हुआ है। तो बच्चे हमारे अगर हम बात करें यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग है उसको समझाने के लिए न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक है, हमारे कॉर्नबर्ग और थॉमस साहब ने न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट दिया, क्या समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए की पैकेजिंग की गई है। ठीक, और अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर अगर आप जब देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए की पैकेजिंग अलग तरीके से की गई है। वही जब हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पैकेजिंग कुछ अलग तरीके से हुई है। तो पहले हम यूकैरियोटिक डीएनए कैसे हम लोगों ने पैकेजिंग की उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे डीएनए की पैकेजिंग की गई है। तो यूकैरियोट सेल की अगर हम बात करें बच्चे, तो हमें पता है हमारा जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है। देखा था आपने, फॉस्फेट की वजह से निगेटिवली चार्ज जो आपका डीएनए है, तो डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है, और निगेटिवली चार्ज के साथ साथ क्या होता है बताइए, एसिडिक नेचर का होता है। निगेटिवली चार्ज है और एसिडिक नेचर का होता है हमारा डीएनए। ठीक, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या रखा गया बच्चे, इस डीएनए की जो निगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर का जो डीएनए है, इसको हम क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप करके हमने इसको रखा हुआ है, लपेट के। सिंपल सी बात, अगर हमें घर में मान लीजिए बहुत कई मीटर लंबे तार रखने हैं घर में, तो घरों में तार कैसे रखते हैं, हम लपेट के रखते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने क्या किया, जो डीएनए है, डीएनए को भी अपने सेल के अंदर लपेट के रखा हुआ है। ठीक, डीएनए को लपेट के रखा हुआ है। अब उसको कैसे लपेटा गया वो हमें यहाँ पर देखना है। तो डीएनए को हमने कैसे लपेटा, यहाँ पर डीएनए को हम लोगों ने, वो निगेटिवली चार्ज है तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन लेकर आए और उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर उसको लपेट के हमने रखा हुआ है। और जो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है हमारी, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो बेसिक अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं,
लाइसिन और आर्जिनिन, हमारी जो हिस्टोन है ये इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड है ये अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिक नेचर के होती हैं हिस्टोन प्रोटीन, और उसके साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज कहीं ना कहीं आगे। ठीक है, तो होता क्या बताओ, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर बनी है इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको हम? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्यों आपने हिस्टोन ऑक्टामर बोला है? क्योंकि ये आपको जो दिखाई दे रही है हिस्टोन प्रोटीन, ये कोई अकेली हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कितने, इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेंगे, 8 हिस्टोन प्रोटीन। और वो जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है वो कितने टाइप के हैं? तो देखिए यहाँ पर 4 टाइप के H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पर, जो कि हर एक का नंबर 2 गुना है, 2 नंबर में, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4। ठीक है, तो ये 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 2-2 के नंबर में है, और टोटल 8 होंगे, और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि ये आपका देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, यही आपका हिस्टोन ऑक्टामर है। और हमारा जो डीएनए है, हमारा ये जो देखिए डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो है रैप किया गया इसको, इस डीएनए को इसी जो हिस्टोन ऑक्टामर बना इसी के ऊपर हम लोगों ने क्या रैप किया है। अब इसकी रैपिंग कैसे की गई, कैसे इसको लपेटा गया वो देखो। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कितना डीएनए लपेटा जाता है? तो डीएनए का एक पूरा, देखिए एक पूरा ऐसे, एक पूरा टर्न ऐसे लेते हैं, और दूसरा टर्न फिर लपेटना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरे टर्न का भी 3/4 मतलब 75% टर्न इसने लिया होता है, तभी ये इस हिस्टोन प्रोटीन को छोड़कर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन पर आ गया। इधर देखिए, तो एक ये पूरा टर्न लेता है और दूसरे टर्न का 3/4 होता है, तभी ये क्या चला गया? दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चला गया। इस पर भी क्या करेगा? एक पूरा टर्न लेगा, पूरा लपेटा जाएगा, और दूसरे का 3/4 टर्न कंप्लीट होगा, तब तक ये दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट के रखा हुआ, और इस लपेटने की वजह से उसकी लेंथ छोटी होती चली गई। हर स्टेप में आपने उसको कंडेंस किया है, छोटा किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक ही हिस्टोन ऑक्टामर है, और इसके ऊपर देखो एक पूरा डीएनए एक पूरा टर्न लेगा, और दूसरे टर्न का 3/4 कंप्लीट होगा, तभी वो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। उसके ऊपर भी इसी तरीके से पूरा टर्न लेगा, और दूसरे का 3/4 तब तक आगे चला गया। तो इस तरीके से हमने डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट के रखा हुआ है। तो ये जो 2 हिस्टोन प्रोटीन है, इन 2 हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो डीएनए आ रहा है, जो लपेटा नहीं बल्कि जो स्ट्रेट आपका सेगमेंट है डीएनए का, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। इस डीएनए के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये लिंकर डीएनए है। ठीक है, और जैसा आपको यहां पर दिख रहा है कि एक हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर कितने हिस्टोन प्रोटीन है? 4 हिस्टोन प्रोटीन है, हर 2-2 के नंबर में है। H2A, H2B, H3, H4, 4 हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। एक और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है जो कि इस हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर नहीं है, बल्कि इस हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर है। इसको हम बोलते हैं H1। ये देखिए आपका जो ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये इस हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर है। जब ये हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर है तो क्या कर रहा है? इधर देखिए, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर डीएनए आया, लपेटा इसको, फिर बाहर गया, और ये जहां पर आपका लिंकर डीएनए वाला जो रीजन है, देखिए यहाँ पर जो लिंकर डीएनए वाला रीजन, इस लिंकर डीएनए वाले रीजन में आपका ये H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है? एक तरीके का ये नॉट वो गांठ समझते हैं, गांठ मारने का काम कर रहा है। क्यों? डीएनए आएगा, देखो मान लो यहां से एंटर किया, ये लपेटा, ये बाहर निकल रहा है, तो यहीं पर वो हिस्टोन H1 हिस्टोन प्रोटीन है, वो क्या कर दिया उसने, वहां पर नॉट लगा दिया। ठीक है, एक गांठ मार दी, ताकि भैया इसके ऊपर लपेटा है तो स्टेबलाइज रहे। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये H1 हिस्टोन क्या कर रहा है यहाँ पर? एक तरीके से गांठ मारने का काम कर रहा है आपके। ठीक, और इस तरीके से आपका ये रिपीट होता हुआ सेगमेंट चला जाएगा, और यहाँ पर पूरा डीएनए जो है वो हमने इस तरह से लपेट कर अपने न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ये जो सेगमेंट बना है, ये जो एक जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, किसकी वजह से जो बना है? हिस्टोन प्रोटीन और इसके ऊपर लपेटा हुआ डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन और इसके ऊपर लपेटा हुआ डीएनए। और कितना डीएनए लपेटा? एक पूरा टर्न, और दूसरे टर्न का 3/4 पार्ट। ठीक है, यानी एक पूरा टर्न और दूसरे का 3/4 मतलब 1.75 टर्न। ठीक है, इतना टर्न लेता है एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए एक बार में। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो आपका एक सेगमेंट यहाँ पर बना है, इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये जो एक सेगमेंट बना आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के मिलाकर, इसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम बार बार देख रहे हैं, बार बार न्यूक्लियोसोम रिपीट हो रहा है, बीच में लिंकर डीएनए, बार बार न्यूक्लियोसोम रिपीट हो रहा है, तो इसके बार बार रिपीटेशन से अब जो एक और थ्रेड बनेगा, यहाँ पर एक और थ्रेड जो बनेगा, उस थ्रेड को हम बोलेंगे, वो हमारा थ्रेड बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर कैसे बना है बताइए? एक जो है, एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जो एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो आपका डीएनए लपेटा हुआ है,
एक पूरा टर्न और दूसरे का 3/4, ये आपका एक न्यूक्लियोसोम, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम लाइन से अरेंज होते चले जाएंगे, उनके बीच में लिंकर, उनके बीच में लिंकर डीएनए, उनके बीच में लिंकर डीएनए, ठीक, लिंकर डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर, लिंकर डीएनए। तो ऐसा जो बार बार रिपीटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा पूरा आपका, ठीक है, तो इससे जो पूरा का पूरा एक जो थ्रेड बना है, उस थ्रेड को बोलोगे क्रोमेटिन फाइबर। और इस क्रोमेटिन फाइबर में ये आपके न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देंगे? न्यूक्लियोसोम आपको दिखाई देंगे मोती जैसे, जैसे आप माला समझ लो, माला होगी क्रोमेटिन फाइबर, और उस माला में जो मोती हैं, एक एक जो मोती हैं, बीड है, उन बीड, वो जो मोती हैं बीड, वो कौन है आपके? वो न्यूक्लियोसोम हो गए, वो आपके न्यूक्लियोसोम हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है और ये आपका क्रोमेटिन फाइबर हो गया। और यहीं पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बताइए इस न्यूक्लियोसोम के अंदर, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितना डीएनए देखने को मिलेगा? तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है बच्चे, वो 200 बेस पेयर होते हैं। इसमें 200 बेस पेयर लंबा डीएनए होता है एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो रैप किया हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हमारे एक जो पूरा कंप्लीट 2.2 मीटर का डीएनए, उसमें कितने न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए की लेंथ है कितनी है? 200 बेस पेयर लंबा डीएनए लपेटा हुआ है आपका एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। लिख लेते हैं क्या क्या देखा बच्चे हमने। तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, इसके हिसाब से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस, निगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक जो है हमारा डीएनए है, इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड होता है, और रैप करके क्या बनाता है? इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम, देखा भी हमने, ठीक है। और हिस्टोन की अगर बात करें, हिस्टोन क्या होते हैं? दे हैव बेसिक नेचर के प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। कौन से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन। ये लाइसिन और आर्जिनिन इसके अंदर बहुत ही हाई परसेंटेज में, बहुत ही हाई अमाउंट में पाया जाता है। और ये दोनों लाइसिन और आर्जिनिन क्या है? बेसिक नेचर के प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए आप निगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर के डीएनए को इसके अराउंड रैप कर रहे हो। और एक बात और समझ में आ गई, जब ये बेसिक नेचर का है और पॉजिटिवली चार्ज और इसके अराउंड जब निगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर के डीएनए को आप रैप करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो डीएनए की हमारी एसिडिटी है, हमारे डीएनए की जो एसिडिटी है, थोड़ी सी न्यूट्रलाइज होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा रैप करोगे उतना ज़्यादा एसिड बेस कॉन्टैक्ट में आ रहे, उतना ज़्यादा इसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी, ठीक है। तो इस रैपिंग की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस सम एसिडिटी ऑफ डीएनए इज न्यूट्रलाइज। सही बात है सर, न्यूट्रलाइज होगी एसिड बेस कॉन्टैक्ट, जहाँ जितने ज़्यादा एसिडिक बेसिक कॉन्टैक्ट हो उतना ज़्यादा वो न्यूट्रल होता चला जाएगा डीएनए आपका। इन हिस्टोन ऑक्टामर ईच हिस्टोन प्रेजेंट इन डबल कॉपी। सही बात है, हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन हमने देखा था अभी, कौन कौन से वो भी आपने देखा, केवल H1 नहीं है, H1 बाहर होता है, ठीक है। और हर जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है आपके कितने वो जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है वो डबल के नंबर में, इसलिए टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन बने वहाँ पर। और डीएनए जो होता है बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए, उसको आपने क्या बोला था? लिंकर डीएनए, ठीक है। और H1 हिस्टोन कहाँ पाया जाता है? H1 हिस्टोन आपको मिलेगा इन द लिंकर डीएनए रीजन। और लिंकर डीएनए रीजन में क्या करता है? इट फॉर्म्स नॉट, ठीक है, वहाँ पर गांठ मारने का काम कर रहा है वो, नॉट लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड ईच न्यूक्लियोसोम। ईच न्यूक्लियोसोम के बाहर वो आने और जाने वाले डीएनए को वहाँ पर नॉट बांध रहा है उसके, ठीक है, देखा हमने अभी। और इन ईच न्यूक्लियोसोम अगर हम देखें, डीएनए टेक्स अबाउट 1.75 टन। अभी देखा हमने, एक पूरा टन लेगा और दूसरे टन का 3/4 पार्ट लेगा, तब तक दूसरे पर चला जाएगा वो, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम के बार बार रिपीटेशन से क्या बनेगा? क्रोमेटिन फाइबर बनेगा। और एक क्रोमेटिन फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पर न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देंगे? बीड, है ना, बीड ऑन स्ट्रिंग। लेकिन हमारे मोतियों में और यहाँ के मोतियों में क्या फ़र्क होगा? हमारी जो माला की मोती होती हैं उनमें क्या होता है? उन मोतियों के बीचों बीच आप धागा पिरोते हो, लेकिन यहाँ पर जो धागा है बीचों बीच नहीं जा रहा है, बल्कि उसके ऊपर लपेट लपेट के जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? न्यूक्लियोसोम आर रेफर्ड एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हो आप न्यूक्लियोसोम को। और ये स्ट्रिंग क्या है आपकी? क्रोमेटिन फाइबर। और धागा क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। टोटल जो पूरा धागा बना हुआ है आपका क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन फाइबर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, बार बार रिपीट कर रहे हैं उनसे न्यूक्लियोसोम बन रहा है आपका, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या हो गया आपका? ये प्राइमरी कंडेंसेशन लेवल होता है डीएनए का, क्या? क्रोमेटिन फाइबर। क्यों? इसको कंडेंस किया गया डीएनए को, कंडेंस करके बनाया आपने क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या शो कर? इट इज द प्राइमरी कंडेंसेशन लेवल ऑफ डीएनए। इसके बाद और कंडेंसेशन कराते हैं, जब क्रोमेटिन फाइबर को और कंडेंस कराते हो तो क्या बनाते हो? क्रोमोसोम बनाते हैं। वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, भी देखते हैं आगे। तो एक ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया बच्चे कि हाउ मेनी बीड आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। एक मैमल के सेल में कितने बीड मिलेंगे? बीड का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम। कितने न्यूक्लियोसोम मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये पता कर लो ना कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होता है डीएनए का? 200 बेस पेयर डीएनए, 200 बेस पेयर लंबा डीएनए आपका, ठीक। और टोटल कितने बेस पेयर होते हैं एक सेल में? तो एक सेल में टोटल बेस पेयर के नंबर अभी आप पढ़ कर आए हो 6.6 × 10⁹, ठीक है। ये आपका टोटल एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर इतने बेस पेयर होते हैं।
और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर। तो कितने न्यूक्लियोसोम इतने बेस पेयर में आ सकते हैं? डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 2 जीरो से ये पावर निकल जाएगी इसके 7। ठीक है, इतने आपको बीट देखने को मिलेंगे। तो हमारी एक मैमेलियन सेल के अंदर आपको 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेंगे। हमारे सेल के न्यूक्लियस में बच्चे 2 तरह के क्रोमेटिन फाइबर में देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। क्या होते हैं यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या अगर हम देखें तो यूक्रोमेटिन उन क्रोमेटिन फाइबर को बोलते हैं बच्चे जिसके अंदर क्या हुआ कि जो डीएनए है रैप, ये देखो रैप किया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, फिर यहाँ पर आया, फिर रैप किया, फिर रैप किया, फिर रैप किया। तो कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपके यूक्रोमेटिन है, जिनके अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, रैपिंग कम हो रही है। वहीं जब हम बात करेंगे बच्चे हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में तो इनके अंदर क्या देखोगे आप कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, देखिए यहाँ पर बहुत ही पास पास बहुत सारे इसमें हिस्टोन प्रोटीन होंगे, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव रैपिंग है, देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो आपको क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा उसको आप बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो आपका है जिसके अंदर कम हिस्टोन प्रोटीन है, कम न्यूक्लियोसोम है, ये वाले जो आपके क्रोमेटिन फाइबर होते हैं इनको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, यूक्रोमेटिन में क्या देखा आपने, बताओ, लेस कंडेंसेशन हो रहा है, तो लाइट स्टेनिंग होगी इनकी, बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं है। ठीक, तो लाइट स्टेंड होंगे ये, और न्यूक्लियोसोम के नंबर कम होंगे, लेस न्यूक्लियोसोम, और जितना कम हिस्टोन प्रोटीन आएगा उतना ही कम ये न्यूट्रलाइज होगा। तो ये जो हिस्टोन क्रोमेटिन हो, इसमें जो आपका यूक्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए होगा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। क्यों? हमें पता है जितना ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बताओ, न्यूट्रलाइजेशन होता चला जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे। और यूक्रोमेटिन में आपने बोला कि हिस्टोन प्रोटीन कम आ रहे हैं, न्यूक्लियोसोम कम आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसका न्यूट्रलाइजेशन भी कम हो रहा है। तो यूक्रोमेटिन का जो डीएनए होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। और ये हमारे यही हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारे यूक्रोमेटिन वाले ही वो फाइबर हैं जो कि क्या हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन के लिए। इन्हीं के अंदर जीन पाई जाती है जो कि कोड कर रही है। तो कोडिंग जीन जो हमारे बॉडी में होती हैं, जो हमारे बॉडी में फंक्शन कराने के लिए अलग अलग जीन हैं, वो इन्हीं यूक्रोमेटिन फाइबर में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें, अगर इनका परसेंटेज देखें तो लेस देन 5% है ये। ठीक है, टोटल जो क्रोमेटिन फाइबर है उसका लेस देन 5% आपकी होती है कौन, यूक्रोमेटिन। और ये कैसी दिखाई देंगे आपको, फिब्रिलर। ठीक है, सही बात है, फिब्रिलर दिख रही हैं आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे तो ग्रेनुलर दिखाई देने लगेंगे। ठीक, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देंगे, ये आपको थ्रेड लाइक फिब्रिलर देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें हेटेरोक्रोमेटिन में क्या देखा बताओ, ज़्यादा कंडेंसेशन हो रहा है, तो मोर कंडेंसेशन, हाईली कंडेंस होने की वजह से इनकी स्टेनिंग में क्या होगी, डार्क स्टेंड होंगे आपके ये। इनके अंदर क्या देखो बताओ, न्यूक्लियोसोम के नंबर बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियोसोम के नंबर जितने ज़्यादा होंगे मतलब हिस्टोन प्रोटीन उतना ही ज़्यादा आ रहा है, और जितना ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन आएगा मतलब उतना ही ज़्यादा रैपिंग हो रही है, उतना ही ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो इनकी एसिडिटी कम हो जाएगी, इसलिए क्या बोलोगे, लेस एसिडिक होंगे। और ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में इनका रोल नहीं है। ठीक है, इनके अंदर जो जीन होती है, इनके अंदर जो सेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जीन के, ठीक है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जिनको आप जीन बोलते हैं, वो कोई कुछ भी कोडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉन कोडिंग। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा उसका, इससे आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन नहीं बना रही है। मेड अप ऑफ टेंडम रिपीट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। यानी ये जो आप हेटेरोक्रोमेटिन का जब डीएनए देखोगे, इस हेटेरोक्रोमेटिन के डीएनए के अंदर जो डीएनए होगा बच्चे, उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कैसे होंगे, टेंडम रिपीट। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर AGCT आया, फिर वही AGCT दोबारा रिपीट करेगा, AGCT। ठीक है, तो इस तरीके से टेंडम रिपीट, देखो बार बार वही सेगमेंट बार बार रिपीट करता हुआ दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं हम टेंडम रिपीट। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिले बताओ, टेंडम रिपीट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, टेंडम रिपीट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर। ABCD बार बार देखो वही रिपीट कर रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर हम इसको, हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा एग्जांपल लिया है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो आपको पता है यहाँ पर कि वो बार बार कैसे रिपीट करेगा। और अगर हम बात करें हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें जो कि नॉन कोडिंग है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव वाले जो पार्ट होते हैं आपके, इनका जब आप अमाउंट देखोगे टोटल जो हमारा जीनोम है उसमें इनका कितना अमाउंट है, तो मोर देन 95% जो आपके हैं वो कौन है, आपके ये हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं ऑफ टोटल क्रोमेटिन फाइबर। टोटल क्रोमेटिन फाइबर का मोर देन 95% आपके हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। अब बात आती है क्यों इनको ज़्यादा रखा, जब कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो इनका नंबर क्यों ज़्यादा रखा। तो काम नहीं कर रहे हैं फिर भी इनका नंबर ज़्यादा इसलिए रखा गया है ताकि ये क्या कर सकें, प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, ये ज़्यादा होते हैं और हमारे केवल कोडिंग वाले बहुत कम है, तो ये कोडिंग वाले को रैप करके रखे हुए हैं, उनको छुपा के रखा हुआ है इन्होंने, ताकि अगर कोई म्यूटेशन आ रहा है, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, UV रेज, एक्सरे जो भी आपके हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं,
कोई भी केमिकल म्यूटाजेन या फिर रेडिएशन वाला म्यूटाजेन जब आएगा तो सबसे पहले किसका एक्सपोजर होगा बताओ? सबसे पहले आपका हेटेरोक्रोमेटिन का एक्सपोजर होगा। क्यों? क्योंकि यूक्रोमेटिन बहुत कम है, छिपे हुए हैं हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने म्यूटेशन से बचा लिया अपने यूक्रोमेटिन को, इनका नंबर ज़्यादा करके, और बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए क्या देखा बताओ, इनके नंबर बहुत ज़्यादा है, मोर देन 95% जो है आपका वो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है। एंड दे प्रोटेक्ट द यूक्रोमेटिन बाय रिड्यूसिंग द चांस ऑफ म्यूटेशन इफ एक्सपोज टू म्यूटेशन। अगर कोई म्यूटेशन आ रहा है तो उससे म्यूटेशन जो होगा उसको इन्होंने रोक लिया। ठीक, और आपको अगर देखें कैसे दिखाई देंगे तो ग्रैनुलर दिखाई देंगे। सही बात है, बहुत ज़्यादा कंडेंस है, हाईली कंडेंस है, तो ये ग्रैनुलर नेचर के आपको दिखाई देंगे। वही ये कैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये थ्रेड लाइक फिब्रिलर नेचर के आपको दिख रहे हैं ये। तो अगर हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें बच्चे, तो दो तरह के हेटेरोक्रोमेटिन फाइबर आपको देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन कौन से हैं? ये आपके परमानेंट हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, जो परमानेंटली हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि आपका क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है बच्चे, वहाँ का जो डीएनए होता है, वहाँ का जो क्रोमेटिन फाइबर है वो आपका हेटेरोक्रोमेटिन होता है, वो हमेशा परमानेंट है वो। ठीक, वही लेकिन अगर हम बात करें फैकल्टेटिव फिर किसे बोलते हैं? क्या ये परमानेंट नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल परमानेंट नहीं है ये। इन फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन को हम टेम्पररी हेटेरोक्रोमेटिन भी बोलते हैं। अब ये कैसे टेम्पररी कैसे होते हैं वो देखो आप। तो अगर हम बात करें फीमेल की बात करें, नॉर्मल फीमेल की बात करो आप, तो नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या होता है? 44 + XX होता है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल की हर एक सेल के अंदर जो 2 X क्रोमोसोम रखे हुए हैं उसके न्यूक्लियस में, उसमें से केवल एक X क्रोमोसोम को छोड़कर, ठीक है, अगर नॉर्मल फीमेल की बात करो तो 2 ही हैं, तो एक X क्रोमोसोम को छोड़कर जो दूसरा X क्रोमोसोम होता है उसको क्या किया जाता है? उसे हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसकी फॉर्म में? हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। और कब तक ये हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेंगे? जब तक कि वो सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब तक वो हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में पड़े रहेंगे। केवल एक ही सेल, एक ही X क्रोमोसोम एक्टिव है, काम कर रहा है अपना जो भी करना है, इसके क्रोमेटिन फाइबर जो प्रोड्यूस करना है करेंगे, और दूसरा जो X क्रोमोसोम है उसके जो क्रोमेटिन फाइबर हैं उसको हम लोगों ने क्या किया? हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया है। लेकिन वही जब बात आती है बताओ, और हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब आपको पता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, किसी काम के नहीं है वो। तो जब बात आएगी सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन के टाइम पे तो क्या होता है बताओ? एक सेल से 2 सेल बनती है, और इन दोनों सेल के अंदर क्या करते हैं? 22 + X और 22 + X। तो अब बताइए, तो सेल डिवीजन से पहले ये जो X, एक X को जिसको आपने हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अगर वही हेटेरोक्रोमेटिन वाला इस सेल को दे दें क्या? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, दोनों को एक्टिव X चाहिए। तो जब सेल डिवीजन की बात आती है तो फिर से ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है इसको दोबारा से यूक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोबारा से इसको यूक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। कब? सेल डिवीजन के टाइम पर। तो यहाँ पर आपने कब तक उसको हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में रखा है? जब तक कि सेल इंटरफेज में है। और जब सेल का डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन के टाइम पे क्या करेंगे? दोबारा से उस हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो दोनों सेल को एक एक X मिले, वो दोनों एक्टिव हो, दोनों यूक्रोमेटिन वाले हों और दोनों ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो। तो इस तरह का जो यहाँ पर यानी जो बार बॉडी, और इसी को हम बार बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यही जो आपका X क्रोमोसोम जो आपने हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसी को आप बार बॉडी बोलते हो। हमने जेनेटिक्स में डिस्कस किया, ड्रमस्टिक अपीयरेंस होता है इसका, बार बॉडी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यही बार बॉडी आपका एग्जांपल है किसका? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का। तो जब तक हमारी सेल बच्ची इंटरफेज की स्टेज में है, डिवाइड नहीं कर रही है, उस समय आपके न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो किसकी फॉर्म में पड़ा रहेगा? क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में पड़ा रहता है, पार्सली कंडेंस, प्राइमरी कंडेंसेशन लेवल जो कि है उसका। और जब सेल को डिवाइड करने की बारी आती है, जब डिवीजन फेज में सेल एंटर करती है, तो क्या शुरू हो जाता है? प्रोफेज में ही कंडेंसेशन ही स्टार्ट हो जाता है, और वो क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं? वो कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और इस कंडेंसेशन के लिए, जैसे आपने क्रोमेटिन फाइबर बनाया, क्रोमेटिन फाइबर भी तो कंडेंसेशन से बनाया है डीएनए के, तो इस कंडेंसेशन के लिए आपने किसका यूज किया? हिस्टोन प्रोटीन का यूज किया। और फर्दर जब डिवीजन फेज के टाइम पर और फर्दर जब कंडेंसेशन करनी होती है तो फिर यहाँ पर कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर जो प्रोटीन आते हैं वह उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इस क्रोमेटिन फाइबर का फर्दर कंडेंसेशन कराते हैं, और उस कंडेंसेशन से क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हमने नाम भी लिखा हुआ है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का, स्कैफोल्ड प्रोटीन, जो कि एक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, जो कि यूज की जा रही है क्या करने के लिए? फर्दर और कंडेंस कराने के लिए क्रोमेटिन फाइबर को, ताकि हम क्या कर सकें? क्रोमोसोम बना सकें। देखिए, तो जो आपके क्रोमेटिन फाइबर है बच्चे, वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, अंडरगोज फर्दर कंडेंसेशन, और उनका कंडेंसेशन होगा, और इसके लिए क्या चाहिए उनको? नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होती है। ठीक है, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए होती है। कौन सा हमने यहाँ पे लिखा है कि स्कैफोल्ड प्रोटीन है, जो कि यहाँ पर यूज होती है आपके फर्दर कंडेंसेशन के लिए। और इस जब और फर्दर कंडेंसेशन हो जाएगा आपके क्रोमेटिन फाइबर का, तो उससे हम क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम बना लेंगे। और एक क्रोमोसोम के अंदर अगर हम बात करें, देखिए एक क्रोमोसोम हमने दिखा रखा है, ये मेटाफेज का क्रोमोसोम है आपका,
तो उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा बताओ, दो क्रोमेटिन फाइबर, दो आपके क्रोमेटिड होती हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड दूसरा ये क्रोमेटिड, ठीक है। और ये जो एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड होती हैं इनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड किससे जुड़ी हुई हैं, सेंट्रोमियर। ये सारी चीज़ें हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें आप, ठीक। और ये जो एक जो क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड कैसे बनती है, तो एक क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से एक क्रोमेटिड बनती है। ये एक जो सिंगल क्रोमेटिड है कैसे बनी है, एक क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से बनी है। और ये दूसरा जो क्रोमेटिड है आपका, ये किससे बना है, ये दूसरे क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन से बनी है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर कितने, दो क्रोमेटिन फाइबर हैं जो ये कंडेंस होकर क्या कर रहे हैं, वो दो एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड को बना रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल की अपने बच्चे बात कर ली कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, उनकी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होकर रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है न्यूक्लियस उनका। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनके अंदर डीएनए कैसे रखा हुआ है, तो उनके अंदर ऐसा तो है नहीं, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या पूरे साइटोप्लाज्म में डीएनए फैला हुआ है क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी डीएनए क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोइड। पढ़ा है आपने, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हो, जितने रीजन में उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंसंट्रेटेड होता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोइड कितने रीजन में डिफाइन होता है, कैसे इनके अंदर कैसे डीएनए रैप हुआ होगा, तो बच्चे प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है। और जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो तो यहाँ पर कौन कंडेंसेशन करा रहा है, यहाँ पर कौन रैपिंग करा रहा है, तो यहाँ पर इनके पास एक दूसरी प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइंस। और इन पॉलीएमाइंस के साथ डीएनए एसोसिएटेड होकर एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड है, जिस एरिया को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई किसके, प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है आपका नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही बात है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बट नॉट स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पर बताओ कि जो डीएनए है इनका, इट फॉर्म्स मल्टीपल लूप्स, डीएनए जो है मल्टीपल लूप बनाकर रखा हुआ है, किस और कैसे लूप बनाया हम लोगों ने, कैसे उसका लूप बनाया, कैसे उसको कंडेंस किया है, तो इसका कंडेंसेशन हमने किया है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन, इस प्रोटीन को हमने बोला पॉलीएमाइंस। तो इन पॉलीएमाइंस की हेल्प से हमने उसको कंडेंस किया है, और कंडेंस करके कहाँ रखा हुआ है, इन अ रीजन, इट इज कन्फाइंड टू ए रीजन, एक छोटे से रीजन में उनको रखा हुआ है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है।